हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन इस लेसन की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के लेखक धीरंजन मालवे हैं। बच्चों, ये पाठ नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन संघर्ष, उनकी महान वैज्ञानिक उपलब्धियों और उनके राष्ट्रीय विचारों के बारे में है। रामन बचपन से ही बहुत मेधावी थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मात्र 18 साल की उम्र में भारत सरकार की वित्त विभाग में एक बड़ी सरकारी नौकरी कर ली थी। सरकारी नौकरी के दौरान भी उनका मन हमेशा विज्ञान के शोध में लगा रहता था। उन्होंने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक मामूली प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों के साथ भी अपना शोध जारी रखा। विज्ञान के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्होंने मोटी तनख्वाह और सुविधाओं वाली नौकरी छोड़कर कम वेतन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार किया ताकि वे पूरा समय शोध को दे सकें। समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के नीले रंग को देखकर एक सवाल किया कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। इस जिज्ञासा ने उन्हें रामन प्रभाव नामक महान वैज्ञानिक खोज की ओर प्रेरित किया। यह खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति थी। इस खोज के लिए उन्हें सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वे यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्हें सर की उपाधि और बाद में भारत रत्न जैसे कई बड़े सम्मान भी मिले। उन्होंने बेंगलोर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि देश के युवा वैज्ञानिकों को अच्छी प्रयोगशालाएं मिल सकें। तो बच्चों, चलिए अब इस लेसन पर चलते हैं। सदियों से लोग पेड़ से सेब को गिरते हुए देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार बहुत पुराने समय से लाखों करोड़ों लोग विशाल समुद्र के नीले और चमकीले रंग को देखते आ रहे थे। लेकिन समुद्र का यह रंग नीला क्यों होता है, इस रहस्य को समझने और दुनिया को समझाने के लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन हमारे सामने आए। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। रामन को समुद्र के चमकीले नीले रंग को देखना बहुत पसंद था और वे उसे देखते हुए घंटों बिता देते थे। मगर रामन सिर्फ एक ऐसे इंसान नहीं थे जो प्रकृति की सुंदरता को देखकर भावुक होते हैं। उनके अंदर एक मजबूत वैज्ञानिक दिमाग भी था जो हमेशा सवाल पूछता था। इस वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उनसे एक बड़ा सवाल पूछ ही लिया कि समुद्र का रंग आखिर नीला ही क्यों होता है, कोई दूसरा रंग क्यों नहीं। रामन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने का फैसला किया और जैसे ही उन्होंने जवाब ढूंढ लिया, वे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। ये कहना बिल्कुल भी गलत या बढ़ा चढ़ाकर नहीं होगा कि रामन को दुनिया भर में जिस गणित और भौतिकी के ज्ञान से पहचान मिली, उसकी मजबूत शुरुआती शिक्षा उन्हें उनके पिता ने ही दी थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का दिमाग बचपन से ही विज्ञान के बड़े बड़े रहस्यों को जानने और सुलझाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। जब वे कॉलेज में पढ़ते थे, तभी से उन्होंने शोध कार्यों यानी रिसर्च के कामों में रुचि लेना शुरू कर दिया था। उनका सबसे पहला रिसर्च पेपर एक बहुत मशहूर पत्रिका फिलोसॉफिकल मैगजीन में छपा था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रिसर्च करने में लगा दें। लेकिन उस समय रिसर्च को पूरी तरह से एक नौकरी या करियर के तौर पर अपनाने का कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। इसलिए उस समय के जो होशियार छात्र होते थे, वे सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। रामन भी अपने समय के दूसरे काबिल छात्रों की तरह भारत सरकार की वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी करने के दौरान भी रामन ने विज्ञान की ओर अपने झुकाव को नहीं छोड़ा। जब भी उन्हें दफ्तर से फुर्सत मिलती थी, वे वापस आते समय बहु बाजार नामक जगह पर पहुंच जाते थे। इस जगह पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक की एक प्रयोगशाला थी। यह संस्था अपने आप में खास थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने बहुत सालों की कड़ी मेहनत और लगन से स्थापित किया था। इस संस्था का लक्ष्य था कि देश के लोगों में वैज्ञानिक सोच और समझ को बढ़ाया जाए। हालांकि इसका उद्देश्य बहुत महान था, फिर भी इस संस्था के पास जरूरी चीजों और उपकरणों की बहुत ज्यादा कमी थी।
रामन इस संस्था की लैब में साधारण और काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करके ही अपना रिसर्च करते थे। रामन का यह काम करना एकदम आधुनिक जमाने के हठ योग यानी कठिन तपस्या जैसा था। रामन दफ्तर में दिन भर मेहनत करने के बाद बहु बाजार की इस छोटी और सामान्य लैब में पहुंचते थे और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर फिजिक्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। उन्हीं दिनों रामन का ध्यान संगीत के वाद्य यंत्रों की तरफ गया। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन वाद्य यंत्रों से जो ध्वनियां निकलती हैं, उनके पीछे कौन से वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों को समझा और उन पर रिसर्च की। संगीत के वाद्य यंत्रों पर रिसर्च करते समय रामन ने कई तरह के वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें जहां वायलिन, चैपलो और पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्र शामिल थे, वहीं उन्होंने वीणा, तानपुरा और मृदंगम जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों पर भी रिसर्च की। रामन ने अपने वैज्ञानिक नियमों और प्रमाणों के आधार पर पश्चिमी देशों की उस गलत धारणा को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वे मानते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों से घटिया होते हैं। उन्होंने यह जानने के लिए कि साजों में आवाज कैसे पैदा होती है, उसके पीछे छिपे गणित पर बहुत गहरा काम किया और इस बारे में कई शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक रामन के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय के हिसाब से उनकी सरकारी नौकरी बहुत इज्जतदार थी। उस नौकरी में उन्हें ढेर सारी तनख्वाह और कई सुविधाएं मिलती थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। फिर भी रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। ठीक 4 साल बाद यानी सन 1921 में जब रामन समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो उनके दिमाग में बार बार यह सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने आगे चलकर इस दिशा में प्रयोग किए और इन प्रयोगों का जो नतीजा निकला, वही रामन प्रभाव नाम की महान वैज्ञानिक खोज बनी। रामन ने ठोस रवों यानी कठोर क्रिस्टल और तरल पदार्थों पर यह देखा कि प्रकाश की किरणें उन पर कैसे असर डालती हैं। उन्होंने यह खोजा कि जब एक वर्णीय प्रकाश यानी एक रंग वाली रोशनी किसी तरल या क्रिस्टल से होकर गुजरती है, तो बाहर निकलने के बाद उस प्रकाश का रंग बदल जाता है। इसकी वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरणें फोटोन नाम के बहुत छोटे छोटे कणों से बनी होती हैं। जब ये फोटोन तरल या क्रिस्टल के अंदर मौजूद अणुओं से टकराते हैं, तो टकराने के बाद वे या तो अपनी कुछ ऊर्जा खो देते हैं या थोड़ी ऊर्जा पा लेते हैं। ऊर्जा खोने या पाने की इस घटना के कारण ही प्रकाश का रंग बदल जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। इसके बाद ऊर्जा के क्रम में नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और सबसे कम ऊर्जा लाल रंग में होती है। जितनी ऊर्जा ये फोटोन टकराने पर खोते हैं या पाते हैं, ठीक उसी हिसाब से उनका रंग बदल जाता है। रामन ने जो खोज की, वह फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई। इस खोज का पहला और सबसे जरूरी नतीजा ये हुआ कि आइंस्टाइन के प्रकाश से जुड़े विचारों को इस प्रयोग के द्वारा सही साबित करने वाला सबूत मिल गया। आइंस्टाइन से पहले के वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश तरंग की तरह होता है, मगर आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश बहुत छोटे कणों की तेज धारा जैसा होता है। आइंस्टाइन ने इन छोटे कणों की तुलना गोली यानी बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया था। रामन के प्रयोगों ने सीधे तौर पर यह साबित कर दिया कि आइंस्टाइन की बात सही थी, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के रंग में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि वह तेजी से चलने वाले छोटे कणों के रूप में काम कर रहा है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन आसान हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और इसमें गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद अब चीजों के बहुत छोटे कणों,
अणुओं और परमाणुओं की बनावट को समझने के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। ये तकनीक एक रंग के प्रकाश के रंग में आए बदलाव के आधार पर पदार्थों के कणों की बनावट के बारे में एकदम सटीक जानकारी देती है। इस सही जानकारी की मदद से वैज्ञानिक अब लैब में पदार्थों को बना सकते हैं। बहुत से जरूरी और फायदेमंद पदार्थों को कृत्रिम रूप से बनाना संभव हो गया है। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी की वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लग गई। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद ये पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। रामन ने विज्ञान के क्षेत्र में काम करके भारत के लोगों के अंदर एक नई वैज्ञानिक सोच, समझ और जागरूकता की भारतीय चेतना पैदा की। रामन को भारतीय संस्कृति से हमेशा बहुत प्यार था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को कभी नहीं छोड़ा, उसे हमेशा बनाए रखा। पूरी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय कपड़े पहनना नहीं छोड़ा। वे पक्के शाकाहारी थे और शराब से हमेशा दूर रहते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार लेने स्टॉकहोम गए, तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर ही रामन प्रभाव का प्रयोग करके दिखाया। बाद में वहां जो पार्टी रखी गई, उसमें रामन ने शराब पीने से मना कर दिया। इस पर पार्टी के एक आदमी ने हंसी मजाक करते हुए उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर अपना महान प्रयोग दिखाकर हमें इतना खुश कर दिया, तो वह अब खुद पर अल्कोहल का असर दिखाने से क्यों बच रहे हैं। रामन का वैज्ञानिक स्वभाव सिर्फ प्रयोग करने और रिसर्च पेपर लिखने तक ही सीमित नहीं था। उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी भरी थी और वे चाहते थे कि देश में वैज्ञानिक सोच और विचार का विकास हो। उन्हें अपने शुरुआती संघर्ष के दिन हमेशा याद रहे, जब उन्हें अच्छी प्रयोगशाला और जरूरी उपकरणों की कमी के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। इसलिए उन्होंने बेंगलुरु में एक बहुत ही आधुनिक प्रयोगशाला और रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसे आज रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने फिजिक्स में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नाम की एक रिसर्च पत्रिका शुरू की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों रिसर्च करने वाले छात्रों को सिखाया और रास्ता दिखाया। जिस तरह एक दिए से कई दिए जलाए जा सकते हैं, उसी तरह उनके सिखाए हुए छात्रों ने आगे चलकर बहुत बढ़िया काम किया और उनमें से कई छात्र बड़े पदों पर पहुंचे। विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने करंट साइंस नाम की एक पत्रिका भी निकाली। इस प्रकार रामन प्रभाव सिर्फ प्रकाश की किरणों से जुड़ी खोज तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की रोशनी से पूरे देश को रोशन किया और उसे प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 को 82 साल की उम्र में हुई। रामन तो वैज्ञानिक सोच और नजरिया की जीती जागती तस्वीर थे। उन्होंने हमें हमेशा ये सिखाया कि हमें अपने आसपास होने वाली अलग अलग कुदरती चीजों और घटनाओं की जांच पड़ताल एक वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। इसी वैज्ञानिक सोच के कारण ही उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की चमक के अंदर से भी विज्ञान के गहरे सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं, जो अभी तक किसी ने खोजी नहीं है, जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम रामन के जीवन से प्रेरणा लें और उन छुपे हुए रहस्यों को खोजकर दुनिया के सामने लाएं। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।